लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में 10 घंटे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बहस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर और भृतहरि महताब बोलेंगे। बता दें कि कांग्रेस के समेत 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं देते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद ने खरगे जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खरगे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरा है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खरगे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंता जताई है। खरगे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए मांग की। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का भी दावा किया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में है। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता है। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाला धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। अमेरिका और इजरायल आयतोल्ला खामनेई के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुका है। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजरायल का भीषण हमला जारी है। इजरायल की ओर से रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकर्स को एक पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल को भी निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक इन तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भी नष्ट कर दिया है। दावा किया गया कि इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक इजरायली सेना ने बताया। लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हुए हैं। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी, ईरान के साथ युद्ध में लंबा वक्त लगेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान 3 तरफ से अमेरिकी बम बरसाए जा रहे हैं। अमेरिका ने B-1 लांसर बॉम्बर्स को भी तैनात कर दिया है। B-1B लांसर 75,000 पाउंड तक के बम गिरा सकता है। वहीं रविवार को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ने ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइल से दागे। B-52 बॉम्बर से भी बमबारी हुई। सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से लगातार हमले को लेकर सऊदी ने चेताते हुए कहा कि ईरान अगर अरब देशों पर हमला करता रहा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान भुगतना होगा। रविवार को ईरान ने सऊदी के अल खार्ज शहर में मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में एक भारतीय नागरिक घायल हुआ था। उधर बहरीन में भी ईरान की ओर से ड्रोन हमले जारी हैं। सिटी में हुए ईरानी हमले में 32 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। हमले में छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं। मध्यपुर में चल रही लड़ाई में मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार चला गया है, जिनमें ईरान में कम से कम 1200 से ज्यादा और लेबनान में 397 और इजरायल में 11 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में सैनिकों पर हुए ईरानी हमले में घायल हुए सैनिकों की मौत हो गई है। इस युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने देश भर में करीब 10,000 नागरिकों के संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया है, जिनमें घर, स्कूल और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार हो गई है, जिसका असर एशियाई शेयर बाजार में देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। वहीं पर दूसरी ओर एशियाई बाजार में सुबह भारी गिरावट रही है। जापान, साउथ कोरिया, शिकागो समेत सभी एशियाई देशों के 6 से 8% तक गिर गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल में सबसे ऊंचाई पर पहुंची हैं।
बजट को लेकर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए गांव-गांव तक लोगों को सुविधा पहुंचाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर के खिलाफ धरने का चौथा दिन है। ममता का धरना कोलकाता के एस्प्लैनेड मेट्रो चैनल स्टेशन के पास चल रहा है और ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी इलेक्टोरल रोल से वही सही वोटर्स के नाम हटाने के लिए वैनिश कमीशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त भी कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज सुबह कालीघाट मंदिर पहुंचे। सीईसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती कर मां काली का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके साथ चुनाव आयोग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। कालीघाट मंदिर के बाहर सीईसी ने देखा लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए। आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी। आपको बता दें कि चुनाव के ऐलान से पहले सीईसी समीक्षा के लिए बंगाल दौरे पर है। भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दी है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन बनाए थे, जिससे चेस करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 पर ढेर हो गई। बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन कर मैच को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर 52 रन की विस्फोटक पारी खेली। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए। ईशान किशन ने भी आक्रामक अंदाज में 54 रन जोड़े। आखिर में शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 18 रन का उपयोगी पारी खेली। भारतीय बल्लेबाजों की धमाकेदार बैटिंग के बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रामक गेंदबाजी की, जिसकी वजह से 256 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। नियमित अंतराल पर न्यूजीलैंड ने विकेट गिरते रहे। जसप्रीत बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को भी एक एक विकेट मिला है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है और इस पर कई रिकॉर्ड बने हैं। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला मेजबान देश बना है। पहली बार किसी टीम ने अपना खिताब डिफेंड किया है। भारत ने सबसे ज्यादा 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टीम इंडिया की ओर से न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हाई स्कोर का भी रिकॉर्ड बना है। तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद मैदान पर खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। कैप्टन सूर्यकुमार यादव भावुक नजर आए। उन्होंने मैदान पर तिरंगा लहराया और पिच की मिट्टी माथे से लगाकर जीत का जश्न मनाया। हार्दिक पांड्या तिरंगे के साथ मैदान में घूमे। ईशान किशन ने अक्षर पटेल को गले लगा लिया। सभी खिलाड़ी संजू सैमसन को घेरे भी नजर आए। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्यकुमार यादव अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बीती रात पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने फाइनल मैच से पहले भी मंदिर में पूजा की थी और कहा था कि ट्रॉफी जीतने के बाद वो फिर पूजा करने आएंगे। इसलिए देर रात ट्रॉफी जीतने के बाद सभी ने एक बार फिर से मंदिर पहुंचकर माथा टेका। टीम इंडिया के ट्रॉफी जीतने के बाद देश भर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। देर रात तक फैंस सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए। कई लोगों ने तिरंगा लहराया, खुशी का इजहार किया, तो कहीं पर ढोल नगाड़ों के साथ जमकर थिरके। जीत की खुशी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने फैंस को होली के साथ दिवाली मनाने का मौका दे दिया। बीती रात देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। जीत का यह जश्न देर रात तक चलता रहा। लोगों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी करते रहे। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर अमेरिकी सेना ने हमला किया है। सेना के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। सेना के मुताबिक नाव से नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी। ट्रंप सरकार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें अब तक 157 तस्करों को मौत के घाट उतारा है। अमेरिकी सेना ने नाव पर किए हमले का वीडियो भी जारी किया है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में अब तक 40 नाव को निशाना बनाया गया है। इंडोनेशिया के सबसे बड़े लैंडफिल में तूफान के चलते कई लोग लापता हो गए हैं। कूड़े के ढेर के ढहने से
कई लोग नीचे दब गए। वहीं दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद 300 लोगों की टीम राहत कार्य में लगी है और लापता लोगों को तलाशा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक रात भर हुई बारिश के कारण हादसा हुआ है। अगले 2 दिन के लिए भी बारिश का अनुमान है और ऐसे में बचाव दल को अलर्ट रखा गया है। केनिया की राजधानी में नदी में उफान के बाद बाढ़ आ गई। भीषण बाढ़ के कारण स्थानीय नागरिक और टूरिस्ट फंस गए, जिसके बाद सेना ने सभी लोगों को एयरलिफ्ट किया। राजधानी में अचानक आई बाढ़ के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बाढ़ के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर और सड़कों पर फंसे रहे। अधिकारियों ने 68 लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में 10 घंटे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बहस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, भर्तृहरि महताब बोलेंगे। बता दें कि कांग्रेस समेत 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय में स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण है। आज से शुरू हुआ ये बजट सत्र चलेगा। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरा है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों के लापता और मारे जाने का दावा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान रखा। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की नज़र है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। यूपी के कौशाम्बी में रंगभरी होली के बारात के दौरान बड़ा बवाल हुआ। भावन टोलिया मौलवीगंज मोहल्ले में 2 पक्षों में जबरदस्त बवाल हो गया। कहासुनी के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को मशक्कत करना पड़ा है। 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाकर मामले को शांत कराया गया। तनाव को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। कहीं कहीं गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। उज्जैन में टीम के जीतने के बाद भारत की जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। दरअसल राज रॉयल कॉलोनी में एक हिंदू परिवार आतिशबाजी करके जीत का जश्न मना रहा था। तभी वहां से निकल रहे कुछ मुसलमानों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और हथियार भी चले, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लेकर FIR दर्ज कराई है। नागपुर में आदमखोर बाघ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ट्रैंकुलाइज डॉट मारकर विभाग ने बाघ को पिंजरे में कैद किया। पाशिवनी तहसील में बाघ ने कई महीने से आतंक मचा रखा था। करीब 1 महीने से चल रहे सघन अभियान के बाद वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। आदमखोर बाघ ने किसानों के पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। साथ ही बाघ ने 2 मजदूरों पर भी हमला किया था। बाघ के आतंक से गांव वालों में दहशत का माहौल था। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।